हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर, आपको पढ़ा रही हूँ विषय इतिहास क्लास 12th के लिए। इंडियन हिस्ट्री हमारे सिलेबस में है, 3 किताबें उसमें दी गई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम लास्ट चैप्टर पर हैं। 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, 8वां चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें हम लोगों ने एक क्लास कंप्लीट कर ली है अपनी। तो आज हमारी इसकी दूसरी क्लास है, चैप्टर नंबर 8। सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और आप उससे अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं जिससे आप लोगों को इजी रहे क्वेश्चन आंसर को पढ़ना, समझना और नोट्स बनाना। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम अगर है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं आपकी प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम पढ़ रहे हैं अपना अध्याय नंबर 8 जिसमें मुगलों का विवरण दिया गया है। मैंने जिससे पहले भी आपको बताया था लास्ट क्लास में कि बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई और उसके बाद हमें जो इसमें पढ़ना है चैप्टर में वो प्रॉपरली मुगल राजाओं के बारे में नहीं बल्कि इनके समय जो समाज था, जो किसानों की स्थिति थी, उन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो वही हम पढ़ रहे हैं। कृषि समाज किस तरीके का था, कौन से स्रोत हैं, इस समय हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक रहेगा, आप उसको देखिएगा। आज की क्लास में आप टॉपिक देख सकते हैं, बोर्ड पर मैंने लिखा है किसान और उनकी जमीन। ये आपकी बुक में टॉपिक दिया गया है और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान और उनकी जमीन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको, जैसे कि मैं हमेशा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आपको लिखवाती हूँ, कौन सा 1 नंबर का, 2 नंबर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है कि इस काल में यानी कि मुगल काल में किसानों को रैयत कहा जाता था। रैयत कहा जाता था एक, और साथ में मुजारियन और आसामी भी कहा जाता था। राइट। तो यहां आपके लिए क्वेश्चन है, किसानों को क्या कहते थे मुगल काल में, रैयत किसको कहते थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मुजारियन किसको कहते थे और आसामी, ये तीनों ही वर्ड किसानों के लिए यूज किए जाते थे मुगल काल में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद किसानों को के जो मतलब किसानों के जो भाग थे, या हम कह सकते हैं कि कितने तरीके के किसान इस समय थे, तो उस पर बात करते हैं। जो उनकी कैटेगरी थी किसानों की, वो 2 तरह की थी विशेष तौर पर। एक तो कैटेगरी होती है कि धनी और अमीर वाली, तो वो उस कैटेगरी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है कि कौन धनी था कौन अमीर था। यहाँ बात हो रही है दूसरी कैटेगरी, किसके आधार पर, खेती के आधार पर। खेती करने के आधार पर 2 तरह के किसान यहाँ पर थे। पहले थे खुद काश्त और दूसरे थे पाही काश्त। ये क्वेश्चन अभी हाफ ईयरली एग्जाम में आया था। खुद काश्त किसान कौन होते थे? तो खुद काश्त किसान जो थे वो थे जिनकी अपनी जमीन थी और जिस गांव में उनकी जमीन थी वे वहीं रहते थे।
वैसे तो ये जो शब्द है बहुत इजीली इसको समझा जा सकता है, याद करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं खुद काश्त, खुद काश्त यानी कि खुद की जमीन। तो काश्त का मतलब होता है खेती करना। तो जिन किसानों की अपनी जमीनें थी और जिस गांव में जमीनें थी उसी गांव में वो किसान रहते थे, उन किसानों को खुद काश्त कहा जाता था। दूसरे नंबर के जो किसान थे वो थे पाही काश्त। पाही काश्त यानी कि जो किसान दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने जाते थे। राइट, जो किसान ठेके पर खेती करने के लिए दूसरे गांवों में जाते थे उन किसानों को पाही काश्त कहा जाता था। दूसरे के खेतों पर खेती करना और पैसा कमाना, दो तरह की मजबूरियां, मतलब यहाँ पर ये जो पाही काश्त किसान थे इनके लिए दो रीजंस थे इस तरीके से काम करने का। पहला रीजन तो था ये अपनी खुशी से भी जाते थे, क्योंकि जहां पर इनको अच्छा पैसा मिलता था वहां ये चले जाते थे। दूसरा रीजन था मजबूरी, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं थी, पैसा नहीं था, रोजगार नहीं था, तो जब उन्हें दूसरी जगह पर काम मिलता था तो फिर वो वहां जाते थे और खेती करते थे। तो ये दो कैटेगरीज हैं किसानों की यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है। खुद काश्त आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है और पाही काश्त भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। 1 नंबर में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं। तो याद पूरा करें, क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इस समय किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एक तथ्य के अनुसार यहाँ पर एक किसान के पास औसतन, उत्तर भारत की बात करेंगे तो उत्तर भारत में औसतन एक किसान के पास एक जोड़ी बैल और 2 जोड़ी हल, ये एक मतलब बहुत मैक्सिमम रेशियो था जो किसानों के पास था। इससे ज्यादा बहुत ही कम होते थे जिनके पास ज्यादा बैल या हल होते थे। और इसके आधार पर भी अलग अलग जगह के किसान अलग अलग थे। जैसे कि गुजरात की बात करें तो हमें कुछ तथ्य हमारे सामने आए हैं। जैसे गुजरात में क्या था, जिसके पास 6 एकड़ जमीन होती थी। ये सारे फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स आपको ऐसे के ऐसे ही पूछे जाएंगे पेपर में। खुद काश्त पाही काश्त के बाद यहाँ आपको ये पूछा जा सकता है कि किस जो कैटेगरी थी किसानों की, जिसे हम लोगों ने वहां पर पढ़ा, तो वो जो कैटेगरी थी वो खेती करने के आधार पर थी। ये कैटेगरी जो है वो उनके पास जो मिल्कियत यानी कि उनकी जमीनें हैं उसके आधार पर है। तो गुजरात के जो किसान थे जिनके पास 6 एकड़ जमीन होती थी वो क्या माने जाते थे, समृद्ध माने जाते थे। अलग अलग शहर, अलग अलग एरिया का जो मेजरमेंट था समृद्धि का या औसत का या अमीर होने का, वो सब जगह अलग अलग था। गुजरात में ये स्थिति थी। उसके बाद बंगाल में एक अलग था मेजरमेंट, क्या था कि 5 एकड़ जमीन जिसके पास होती थी वो किसान औसत माना जाता था और 10 एकड़ जमीन जिसके पास होती थी वो किसान अमीर माना जाता था। ये आपको ऐसे के ऐसे पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जिनके पास अपनी खुद की जमीन होती थी 5 एकड़, वो किसान बंगाल में औसत दर्जे का किसान कहलाता था। जिसके पास 10 एकड़ जमीन होती थी वो किसान अमीर किसान कहलाता था। खुद की जमीन को, एक फैक्ट है यहाँ पर, खुद की जमीन जो अपनी खुद की जायदाद होती थी उसको इस समय मिल्कियत कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मिल्कियत का मतलब क्या है, अपनी खुद की जमीन। तो ये
सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, इनको सीधे सीधे आपको नोट करना है, कुछ भी हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा अंदर जाके याद नहीं करना है। तो ये हो गए किसान और उनकी जमीनों से रिलेटेड फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाबरनामा के ऊपर। तो यहाँ आपको हेडिंग डालनी है बाबरनामा। है क्या ये बाबरनामा? बाबरनामा एक आत्मकथा है। सबसे पहला फैक्ट, आत्मकथा। ठीक है, लिखी किसने है? इसको लिखा है बाबर ने। अब आत्मकथा है तो बाबर ही लिखेगा, अपनी कथा खुद बाबर ही लिखेगा। तो बाबरनामा आत्मकथा है बाबर की, जो उसने तुर्की भाषा में लिखी है। और उसने बाबरनामा के अंदर भारत में जब तक वो रहा, 4 साल वो भारत में रहा। 26 में उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, 1526 में, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। मात्र 4 साल वो भारत में रहा। उसी बीच में उसने बाबरनामा की रचना की और भारत में जो भी कुछ उसने देखा वो सारी चीजें उसने बाबरनामा में लिखी। अपने अनुभव उसने बाबरनामा में लिखे। यहाँ पर किसानों से रिलेटेड, भारत की कृषि से रिलेटेड एक अनुभव बाबर ने लिखा है। वो कहता है कि कृषि समाज की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि हिंदुस्तान में शहर और गांव बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं। अगर लोग किसी जगह से जाना चाहें तो एक लम्हे में पूरी जमीन खाली कर देते हैं और 1 से 1.5 दिन में तो ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर कभी कुछ था ही नहीं। और जितनी जल्दी यहाँ पर गांव शहर उजड़ते हैं उतनी ही जल्दी वो यहाँ पर बस जाते हैं। पता नहीं लोग कैसे जल्दी से, यहाँ पर घास फूस बहुत ज्यादा है। बाबर बोलता है बहुत ज्यादा यहाँ पर घास फूस है, उससे लोग झोपड़ियां बहुत जल्दी बना लेते हैं और अपने घर बना करके जितनी जल्दी किसी जगह को उजाड़ देते हैं उतनी ही जल्दी किसी जगह को बसा भी देते हैं। साथ में वो बोलता है कि यहाँ पानी की कमी नहीं है, बारिश में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उससे ही यहाँ के लोगों की जमीनें शरद ऋतु में यानी कि सर्दियों में भी लोगों की फसलें पैदा हो जाती हैं, पानी वाली फसलें ज्यादा होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें बाबर ने अपने इसमें लिखी हैं। बहुत सारे अनुभव बाबर ने बाबरनामा में लिखे हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरह के। तो हमारे लिए क्वेश्चन, बाबरनामा क्या है? बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, उसने लिखी है तुर्की भाषा में। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा सिंचाई और तकनीक। सिंचाई और तकनीक। अब ये क्या था? सिंचाई किस तरीके से होती थी और क्या तकनीक थी लोगों की यहाँ पर फसल पैदा करने की, उससे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। पहली बात तो ये कि जो खेती होती थी वो खेती व्यापार के दृष्टिकोण से कम होती थी। लोगों की रोजमर्रा की जो जरूरतें थी, घर में खाने पीने से रिलेटेड जो फसलें थी उनकी उगाई ज्यादा होती थी। ये बात अलग है कि उनको व्यापार में भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन पहले उनका प्रयोग घर में किया जाता था, उसके बाद जो बचता था उसको व्यापार में लगाया जाता था। अब यहाँ भी कुछ फैक्ट्स हैं आपके लिए कि जिन इलाकों में, ये क्वेश्चन आ चुका है और आता ही रहता है, जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या उससे ज्यादा, 40 इंच या उससे ज्यादा बारिश होती थी। ये क्वेश्चन है, एक बारी मैंने इसको देखा है फिल इन दी ब्लैंक्स में, कि जिन इलाकों में प्रतिवर्ष फिल इन दी ब्लैंक्स या उससे ज्यादा बारिश होती थी, ठीक है, वहां चावल पैदा किया जाता था, चावल की फसल। तो वैसे भी है कि चावल की फसल के लिए 40 इंच
से ज्यादा की बारिश की जरूरत होती है। चावल की फसल यानी कि धान जो है वो ज्यादा बारिश में, ज्यादा पानी में पैदा किया जाता है। तो ये फैक्ट हमारी बुक में है कि जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या उससे ज्यादा बारिश होती थी वहां पर कौन सी फसल होती थी? चावल की फसल। या चावल की फसल कितनी बारिश में उगाई जाती थी, ये एक यहाँ पर आपके लिए पॉइंट है। जहां पर बारिश थोड़ी सी कम होती थी वहां गेहूं, और जहां पर उससे भी कम होती थी वहां पर ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज उगाए जाते थे। सिंचाई की बहुत सारी तकनीकें थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। राज्य भी सिंचाई में मदद करता था किसानों के लिए, जैसे कि तालाब, नहरें वगैरह खुदवाना, ये भी राज्य का काम था और वो डेफिनेटली मदद करता था। उसी में एक नहर का उल्लेख हमारी बुक में है, शाह नहर। शाह नहर, इसे पंजाब में, अब शाह नहर है तो शाहजहां ही बनाएगा, तो पंजाब में शाहजहां ने बनवाया था। ठीक, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। शाह नहर का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। कहां करवाया? पंजाब में। और ये वाले पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 इंच वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि चावल की खेती के लिए कितनी ज्यादा बारिश या कितनी कम बारिश की जरूरत थी। इसके अलावा तकनीक भी थी, पशु बल की सहायता से। टेक्निक आपके हेडिंग में है, तो लोग किस तरीके से खेती करते थे उससे मतलब है। तो खेती कैसे करते थे? बैलों की सहायता से भी खेती करते थे, और बीज भी बोते थे बैलों की सहायता से, लेकिन अपने हाथ से भी बीज बोने का यहाँ पर चलन था। हाथ से जो फैला करके छींटा मार के बीज बोए जाते हैं वो भी यहाँ पर होता था। दूसरा ये था कि जो जमीन थी उसको बहुत ज्यादा नहीं खोदते थे। जब ये जमीन की खुदाई करते थे बीज बोने के लिए, तो बहुत ऊपरी सतह पर करते थे ताकि जमीन की नमी खत्म ना हो जाए। तो इस तरह की कुछ तकनीकें ये लोग यहाँ पर अपनाते थे। बाबरनामा में बाबर ने सिंचाई की 2 तरह की तकनीकों की बात बताई है कि यहाँ के किसान, कई तरीके से सिंचाई होती थी, लेकिन बाबरनामा में 2 तरह की सिंचाई की बात बताई गई है। ये भी पॉइंट है आपके लिए, उसको भी देख लीजिए। देखिए बाबरनामा में क्या है, बाबरनामा में कहा गया, ये ऐसे ही लिख देती हूं। पहला पॉइंट, दीपालपुर और लाहौर में, और ये दोनों ही जगह इस समय कहां पर है? पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो बाबरनामा में कहा गया, बाबर कहता है कि दीपालपुर और लाहौर में सिंचाई रहट के माध्यम से होती थी। दूसरा वो बताता है एक और बात, वो कहता है कि उत्तर प्रदेश में भी एक जगह है, उत्तर प्रदेश में आगरा और चांदगढ़। उत्तर प्रदेश के आगरा और चांदबर में सिंचाई बाल्टियों से होती थी। तो ये टेक्निक थी, इसमें भी टेक्निक थी। रहट एक यंत्र होता है जो पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता था सिंचाई के लिए। कुएं में उसको लगाया जाता था और उसको भी हाथों से बनाया जाता था, और उसमें बाल्टियां, उसमें इस तरीके से रस्सी को फंसाया जाता था और घड़े फंसाए जाते थे कि वो अपने आप ही वो चक्का चलता था, कुएं से पानी निकलता था और घड़े से छलक जाता था। एक गड्ढा बगल में कर दिया जाता था और उस गड्ढे में पानी भरता चला जाता था। तो
तो ये एक रहट का यंत्र था जिसका वो बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे पहले के लोग सिंचाई के लिए। और बाल्टियों में भी यहाँ भी टेक्निक का यूज किया गया था। ऐसा नहीं है कि बाल्टियां भर भर के कुएं से सिंचाई हो रही है, इसमें भी टेक्निक लगाई जाती थी और सिंचाई के लिए पानी एकत्रित किया जाता था। तो यहाँ हमारे लिए प्रश्न ये है कि बाबरनामा में कौन कौन सी सिंचाई तकनीकों की बात की गई है। तो पहला है आपका रहट और दूसरा है बाल्टी। इसके बाद और इसी के अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा कि बाबरनामा में बाबर ने लाहौर और दीपालपुर में कौन सी सिंचाई की बात की है। तो आंसर है रहट। और आगरा और चांदबर में किसकी बात की है। तो आंसर है बाल्टी। तो यहाँ इतना ही आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल निकाल के पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं करवाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े। ये सभी क्वेश्चंस अगर आप लोग ऐसे कैसे याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर से बाहर नहीं जाएगा। तो अच्छे से पूरे टॉपिक को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और नोट्स बनाइए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइए। तो चलते हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।